नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार अपने यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से शशांक तिवारी हमारे राजनीतिक विश्लेषक के साथ यहाँ मौजूद हूँ। हम जब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तय होने का सिलसिला चल रहा है तब तक चुनाव के अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा हमने लोकसभा सीटों के आधार पर विश्लेषण किया कि किस लोकसभा सीट के तहत आने वाली कितनी विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी जीती है, क्या वजहें रही हैं। इसके बीच सबसे बड़ी दिलचस्प बात जो अभी तक हमारे सामने निकल कर आई है, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। हम अभी तक 3 किस्तों में 8 सीटों की चर्चा कर चुके हैं। 3 सीटों की चर्चा आज खत्म करेंगे, ये सिलसिला यहीं पे रुक जाएगा उसके साथ, क्योंकि 11 सीटें हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो 3 किस्तों में हमने बात की है, मैं उसमें से एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बतलाना चाहता हूँ। जांजगीर चांपा क्षेत्र, जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की 8 सीटें कांग्रेस के पास है। ऐसा और कहीं नहीं हुआ है, ऐसा ही है बिल्कुल। यानी एक तो ऐसी है सीट सरगुजा, जिसमें एक भी विधानसभा सीट सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को नहीं मिली है, एक भी नहीं मिली है। 2 ऐसी हैं, एक कोरबा और एक रायपुर, जिनमें एक विधायक ही मिले हैं कांग्रेस के। कोरबा में तो 8 में एक, रायपुर राजधानी की जो लोकसभा सीट है 9 में से 1, 8 हार गए हैं यहाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। और जो सबसे अनजाना चेहरा है रायपुर लोकसभा सीट पे, भाटापारा विधानसभा सीट से वही जीता है। बिल्कुल। जितने 7 जाने माने चर्चित अखबारों में छाने वाले नाम थे सब निपट गए हैं। मैं एक बार फिर इस बात को यहाँ दोहराना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश को देखकर यह लग रहा है कि जितने बड़े चेहरे थे, जितने जाने माने लोग थे कांग्रेस पार्टी के, सरकार के ताकतवर लोग थे, तकरीबन तमाम निपट गए हैं। मंत्री तकरीबन तमाम निपट गए हैं। जो सरकार के 3 सबसे कमजोर मंत्री माने जाते थे, एक के पास विभाग बहुत बड़ा था, आबकारी विभाग और उद्योग विभाग कवासी लखमा के पास, ये एक अलग बात है कि उनका विभाग वो खुद नहीं चलाते थे, ऐसा ही था बिल्कुल। और 2 ऐसे लोग जो अपना विभाग शायद खुद चलाते रहे होंगे, अनिला भेड़िया और उमेश पटेल, ये 2 लोग जीते हैं। कुल 3 मंत्री जीते हैं, 9 मंत्री हार गए हैं सरकार के। जो सारे ताकतवर थे सभी लोग हार गए। जो जितने ज़्यादा ताकतवर थे उतने लंबे से निपटे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खींचतान के 20,000 वोट के आसपास से पाटन से जीते हैं, जिनकी एक लंबी लीड की उम्मीद की जा सकती थी, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। एक चरणदास महंत, जिनके हार जाने की खबर आ रही थी शुरू में, आपको ध्यान होगा, वो जीते हैं। वो 11,000 या 12,000 वोटों से जीते हैं चरणदास महंत, उनको हराने की कोशिशों के बावजूद जीते हैं। आपने भी ऐसी चर्चा सुनी है? कुछ और भी मंत्री थे जिनको हराने की कोशिशें हुई, चर्चा सुनी है आपने? बिल्कुल। कल मेरी मुलाकात कांग्रेस के एक बड़े नेता से हुई है जो हार गए हैं विधानसभा का चुनाव। उन्होंने मुझको एक मंत्री का नाम बताया कि उस मंत्री ने उनको हराने के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र में 50 लाख रुपए भेजे थे। इस तरह की बातें हैं। तो खैर, ऐसी बातों के बीच में चरणदास महंत शक्ति विधानसभा से जीते हैं और इस लोकसभा सीट की तमाम 8 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। तो हम आखिरी की जो 3 सीटें जिन पे चर्चा नहीं हुई थी, आज उन पे बात शुरू करते हैं आगे, जिसमें से पहली है महासमुंद लोकसभा सीट। महासमुंद, आपको ध्यान होगा, विद्याचरण शुक्ल के समय से पवन दीवान, पुरुषोत्तम कौशिक, कई बड़े बड़े नामों की वजह से, ब्रिजलाल वर्मा, बड़े बड़े नामों की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे। अजीत जोगी खुद रहे, अजीत जोगी। और महासमुंद को प्रदेश में राजनीति का एक गढ़ माना जाता रहा है शुरू से। वहाँ कांग्रेस और भाजपा के अलावा समाजवादी नेता भी वहाँ पे रहे। कई तरह की बातों से महासमुंद लोकसभा सीट चर्चा में रही। महासमुंद की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और भाजपा के बीच 4-4 सीटों का बंटवारा हुआ है। हम शुरू करते हैं सरायपाली से।
ये अनुसूचित जाति की सीट है। श्रीमती चतुरी नंद जी, इनको कांग्रेस ने टिकट दी थी, भाजपा की श्रीमती सरला कोसरिया थी जी, ठीक है जी, और यहीं से पिछले कांग्रेस के विधायक किस्मत लाल नंद भी जोगी कांग्रेस में जाकर अपनी किस्मत आजमा रहे थे जी, ठीक है जी। तो एक किस्म से मुकाबला जो है ये त्रिकोणीय जैसा हो गया था जी, शुरुआत में हुआ था शुरुआत में जी। यहाँ से लेकिन चतुरी नंद जो हैं कांग्रेस की उम्मीदवार 41,888 तकरीबन 42,000 वोटों से जीती हैं जी। क्या वजह है शशांक इतने वोट से जीतने की? देखिए, एक तरह दूसरा चीज़ किस्मत लाल नंद की स्थिति बता दूं, वो 3,000 से भी कम वोट पाए गए, मतलब 2700 वोट करीब मिले उनको। जो पिछली बार 50,000 वोट से जीते थे, 50,000 की लीड थी, ज़्यादा वोट से 57,000 के आसपास, 50,000 से ज़्यादा की लीड थी पंजा छाप पे। इस बार पंजे के खिलाफ अपने असली हाथ को लेके लड़े जी, ऐसा करके जी, तो 3,000 पे आ गए, 2700 वोट, 2700 वोट पे आ गए जी। तो भाजपा ने तो बड़ा दांव लगाया होगा उनके ऊपर। काफी दांव लगाया किस्मत लाल था, नंद मतलब जो हैं प्रचारित भी ऐसा किया था जी, जो अमित जोगी ने घोषणा की थी, अगर वो चुनाव हार जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इस तरह की बातें की थी। कहा था जी। आपके पास कतरन वगैरह कुछ है? मिल ऐसा जाएगा जी, मिल जाएगी जी। तो आपने चुनाव के बाद में नतीजों के बाद पूछा क्या अमित जोगी से? दिक्कत ये है कि अमित जोगी खुद की जमानत जब्त हो गई सारे लोगों, लेकिन उन्होंने अपनी जमानत जब्त होने पे राजनीति से संन्यास लेने की बात नहीं कही थी। बिल्कुल, जो का अभी तो कई लोग मैं सुन रहा हूँ, कोई खल्लारी में, कोई महासमुंद में, कोई कहीं पे, कोई आधा सिर मुंडा रहे हैं, कोई आधी मूंछ मुंडा रहे हैं, ऐसी फोटो देखने मिल रही है। तो आपको अमित जोगी से पूछना चाहिए इस बारे में बिल्कुल कि भाई ये संन्यास का क्या है, कब वानप्रस्थ पे आप जा रहे हो, ऐसा पूछना चाहिए आपको। जो भी रहे, जो भी मूंछ दांव पे लगाए, पूंछ दांव पे लगाए, जो करे उसके बारे में पूछना चाहिए। तो ये सरायपाली से जहां भाजपा को बड़ी उम्मीदें थी कि किस्मत लाल नंद की वजह से कमल छाप की किस्मत खुल जाएगी, हो नहीं पाया। ये यानी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के इतने बड़े बागी उम्मीदवार के जोगी कांग्रेस से लड़ने के बाद भी अगर कांग्रेस की चतुरी नंद ऐसे जीत के आई हैं करीब 42,000 वोट से, तो चतुर बहुत हैं ये, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं जी। अगली सीट बसना, देवेंद्र बहादुर सिंह मौजूदा विधायक थे कांग्रेस के और भाजपा के प्रत्याशी संपत अग्रवाल। संपत अग्रवाल बड़े उत्साही हैं, मैं रायपुर शहर में भी उनके बहुत पोस्टर देखता था, जहाँ पे साइंस कॉलेज के मैदान में जहाँ भाजपा के सम्मेलन वगैरह होते थे तो पूरे जी रोड पे, यूनिवर्सिटी के आसपास, साइंस कॉलेज के आसपास संपत अग्रवाल का ही चेहरा दिखता था। मैं इनको सड़क पे देखूंगा तो पहचान लूंगा तुरंत। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देवेंद्र बहादुर हार गए 36,700 करीब 37,000 वोटों से कांग्रेस के देवेंद्र बहादुर हार गए। क्या वजह रही? देखिए, सबसे बड़ी पहली वजह ये थी कि मैं पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे संपत, 51,000 वोट पाए थे। 50,000 वोट पाए थे। हाँ, कांग्रेस भाजपा वहाँ तीसरे स्थान पे चली गई थी। ऐसा अब इस बार भाजपा ने उनको टिकट दी और साधन संपन्न बहुत हैं। अपन वही इनके बारे में बात कर रहे थे कि भाजपा ने इनको संपन्न अग्रवाल मान के टिकट दी। पूरे 5 साल सक्रिय रहे और पैसा बाकी चीजें तो काफी पानी की तरह बहा। और देवेंद्र बहादुर सीधे साधे व्यक्ति हैं, साधारण चुनाव जैसे लड़ते परंपरागत तरीके से। और कांग्रेस के खिलाफ माहौल भी पूरे प्रदेश में माहौल भी था। इनको भी निपटाने के लिए किसी ने कांग्रेस से पैसा भेजा था क्या वहाँ पे? उसकी जरूरत भी नहीं थी, पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद इतने क्योंकि भाजपा उम्मीदवार सक्षम थे जी, तो कांग्रेस से किसी को पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ी कांग्रेस कैंडिडेट को हराने के लिए। इनके अपने कोर वोटर टूट गए, बड़ी चीज ये थी। किसके? कांग्रेस के। कैसे? जैसे खास करके ट्राइबल वोट है, जो बहुत इनके बीच में काफी पैठ रहती है बसपा में, राज परिवार के, वो इस बार काफी कुछ टूटा। ऐसा? हाँ, तो उससे लीड काफी बड़ी मार्जिन से जीते। बहुत लंबे से हारे हैं देवेंद्र बहादुर। चलिए अगली सीट खल्लारी। खल्लारी जो है इसका मुख्यालय शायद बागबाहरा होता है। ऐसा ही है। एक से यानी इसको बागबाहरा सीट भी कई लोग कहते हैं, बागबाहरा चुनाव लड़ रहे हैं। खल्लारी नाम है विधानसभा का, बागबाहरा नाम से भी कई लोग जानते हैं इसको। और यहाँ से बड़े कम वोटों से भी जीत हार रही है।
डॉक्टर रमेश एक बार शायद 40-45 ऐसे कुछ वोटों से जीते, एक बार वो हार गए थे, फिर रिकाउंटिंग हुई जी। तो डॉक्टर रमेश अस्पताल में भर्ती थे, आईसीयू में जी। कोमा में थे जी। रिकाउंटिंग में जीत गए, लेकिन उनको पता नहीं चला, गुजर गए थे। ऐसी तकलीफ वाली सीट है खल्लारी। जी। खल्लारी से कांग्रेस ने दी थी द्वारिकाधीश यादव को टिकट जी। और भाजपा ने दी थी अलका चंद्राकर को टिकट। जी। द्वारिकाधीश यादव यहाँ से जीत गए। हाँ। हाँ जी। द्वारिकाधीश यादव पिछली बार भी 50,000 से अधिक वोटों से जीते थे। ऐसा? हाँ। और इस बार भी ये मौजूदा विधायक थे, मौजूदा 50,000 की लीड वाले थे जी। दोबारा पार्टी ने टिकट दी। हाँ। और इतने से जीत गए। बिल्कुल 37,000 के आसपास लीड है। एक तो नाम भी इनका अच्छा है, यादव हैं। यादव आपको जैसे कि ध्यान होगा, कृष्ण जो हैं जी यदुवंशी थे। खल्लारी में आपको मालूम होगा नेमी चंद श्रीमाल, हाँ। लक्ष्मी नारायण इंदौरिया, इस तरह के मतलब हर तरह के लोग यहाँ पे रहे हैं, मतलब हाँ। परेश बागबहरा और इधर आप आ जाइए प्रीतम सिंह दीवान, ट्राइबल भी यहाँ से सामान्य सीट से चुनाव जीते हुए हैं भाजपा से। ये हैं, यानी ये विधानसभा सीट जो है जी, इसकी सहन शक्ति अधिक है, सभी तरह के कैंडिडेट बर्दाश्त कर लेती है ये, किसी का बहिष्कार नहीं करती है। बिल्कुल। और ये नाम को मैं देख रहा था शशांक, द्वारिकाधीश, द्वारिका कृष्ण के ही लिए शहर है ना, द्वारिका। तो द्वारिकाधीश यादव, इनका नाम पूरा का पूरा कृष्ण के जैसा है ये। उसका भी फायदा मिला होगा कुछ हिंदू वोटों के बीच। ये काफ़ी सक्रिय थे पूरे 5 साल, इनको लेके बहुत नाराजगी, इनको लोग लग भी रहा था कि बहुत आसानी से जीत जाएंगे। ऐसा कुछ सीटें वैसी थी, हाँ, उनमें से एक ये था। अच्छा जी, ठीक है। अगली सीट पे आते हैं हम, महासमुंद। महासमुंद की सीट पर कांग्रेस ने टिकट दी थी डॉक्टर रश्मि चंद्राकर को और भाजपा ने टिकट दी थी वहां पर योगेश्वर राजू सिन्हा को। यहाँ पर रश्मि चंद्राकर कांग्रेस कैंडिडेट 16,000 से हार गई। क्या यहाँ इक्वेशन था शशांक? देखिए क्या हुआ, मौजूदा विधायक थे विनोद चंद्राकर, उनके टिकट काट दी और इनको एक चंद्राकर महिला को दिए गए। और रश्मि चंद्राकर का बयान आया है, मुझे अपने लोगों ने हराया है। ऐसा? ये तो उनका इशारा कांग्रेस के लोगों के प्रति होगा, मैं अपने लोगों से ही लड़ती रही, ऐसा करके ये उनका बयान था। और उसमें सच्चाई भी दिख रही है। वैसे ये जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष भी थी, तो 2.5 साल में उतार दिया गया था कांग्रेस के लोगों ने। तो ये इनके साथ हुआ है मोटे तौर पे। और भाजपा प्रत्याशी काफ़ी साधन संपन्न, उन पर भारी पड़ गए। प्रधानमंत्री की सभा भी हुई यहीं भारी आखिरी के दिनों में। तो ये सब चीज़ें इनके खिलाफ चलेगी। ऐसा जी। 16,000 से कांग्रेस उम्मीदवार रश्मि चंद्राकर महासमुंद से हार गई। उनका कहना है अपने ही लोगों ने हरा दिया या अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा। ऐसा जी। ये तो कांग्रेस को पूरे प्रदेश में कई जगह अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि अपने लोगों से नहीं लड़ना पड़ता तो कांग्रेस के शायद आधे मंत्री जीत गए रहते। 9 में से 4.5, अब 4.5 तो नहीं जीतते, या तो 4 जीतते या 5 जीतते। ऐसा ही है। ऐसा ही कुछ टीएस सिंहदेव भी बोल रहे हैं। जी है। एक और मंत्री की है कि उनके लिए किसी ने 2 करोड़ रुपए भेजे थे हराने के बारे में। ऐसा इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही है। कल मुझको कांग्रेस के एक नेता ने रूबरू कहा, एक मंत्री का नाम लेकर कहा कि उन्होंने मुझको हराने के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 लाख रुपया भेजे। उनको मालूम भी है किसको वो पैसा मिला, कब मिला। बंद कमरे की बातचीत है, इसलिए मैं नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन किस पार्टी में कैसा कैसा हुआ है ये बताना जरूरी है, इसलिए बतला भी रहा हूँ। चलिए हम आते हैं महासमुंद पार्लियामेंट्री सीट में। गरियाबंद नाम का जिला भी आता है। गरियाबंद जिले में 2 सीटें हैं। एक राजिम सीट है जो कि अनारक्षित सीट है, जहाँ से श्यामाचरण शुक्ला पहले रहते आए हैं विधायक बहुत बार। वहाँ से अमितेश शुक्ला श्यामाचरण जी के बाद में लड़े, विधायक रहे, मौजूदा विधायक हैं वहाँ से। उनके मुकाबले कांग्रेस ने एक रोहित साहू को टिकट दी थी राजिम से। अमितेश शुक्ला 11,000 से हार गए हैं। क्या था रोहित साहू का? ये तो भाजपा में नए आए थे, भाजपा में नए आए थे, लेकिन सक्रिय थे, जिला पंचायत के सदस्य थे। और पिछला चुनाव उन्होंने जोगी कांग्रेस से लड़ा था, करीब 21-1 हज़ार वोट मिले थे। भाजपा में आने के बाद
शुरुआत में काफ़ी विरोध रहा टिकट को लेके, लेकिन चूंकि ये 21 टिकट में ये थे शुरू वाले में तो विरोध को शांत करने का समय मिल गया था और धीरे धीरे सारे नेता आग बुझाने में दमकल को मदद मिल गई और धीरे धीरे शांत हो गया और चुनाव अच्छे से लड़ा। और अमितेश को लेके बहुत सारी शिकायतें वहाँ थी, मेल मुलाकात, और दूसरी चीज रेत का अवैध खनन जो सबसे ज़्यादा वहाँ हो रहा है, कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा थी अमितेश के पर, मतलब वो कुल मिला के उस तरह के क्षेत्र में बदनामी तो थी, तो ये सारी चीज़ें अमितेश के खिलाफ गई। रेत का जितना अवैध कारोबार था वो बड़े और सत्तारूढ़ नेताओं की मदद के बिना हो नहीं सकता था। मुझको ध्यान है कि रेत की कुछ एक ऐसी खदानें जो मेरे एक दो पहचान के लोगों को मिली थी जी, उनको सत्तारूढ़ नेताओं के, उनके परिवार के लोगों के नाम बताए गए थे कि आपको इनको 50% का पार्टनर बनाना है जी, तो कलेक्टर आपकी लीज पर दस्तखत करेंगे या करेंगी। मैं थोड़ा खुला रखना चाहता हूं आपके सोच को, अंदाज लगाइए कौन ऐसे लोग होंगे। तकरीबन हर जगह, तकरीबन हर जिले में कलेक्टर जो हैं उन्होंने रेत खदानों में नेताओं के परिवारों को भागीदार बनाने के लिए सक्रिय एजेंट की तरह काम किया था। कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझको लोगों ने जो बताया था उसको मैं बतला रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो ये शशांक जो कह रहे हैं कि राजिम में भी रेत की अवैध खुदाई की वजह से जो बदनामी हुई थी उससे भी अमितेश शुक्ला हो सकता है यहाँ हारे होंगे। करीब 11,911 संख्या दिखने में अच्छी दिख रही है, 4 डंडी बीच में 9, करीब 12,000 वोट से अमितेश शुक्ला हार गए। भारी भरकम वजन वाले थे, वजन यानी मैं शारीरिक बात नहीं कर रहा हूँ, श्यामाचरण शुक्ल की वजह से इनका राजनीतिक वजन बहुत था और ये दिल्ली में जाते थे तो इनको सब जगह मिलने का समय मिल जाता था। इस बार लेकिन जैसा हारे हैं ये 5 साल बाद, अब किसने क्या देखा है। हम गरियाबंद जिले की दूसरी सीट बिंद्रा नवागढ़ में आते हैं। ये आदिवासी रिजर्व सीट है। यहाँ से कांग्रेस के जनक लाल ध्रुव उम्मीदवार थे, भाजपा के गोवर्धन मांझी थे। मेरे पास जो आंकड़ा है वो है करीब 816 वोट से जनक लाल ध्रुव कांग्रेस के यहाँ से जीत गए थे। क्या रहा यहाँ मुकाबला बिंद्रा नवागढ़ में? यहाँ भाजपा विधायक दल के उप नेता थे डमरूधर पुजारी, हाँ, उनकी टिकट काट के ये उनको दी गई। जो भाजपा में कुल 13 लोग थे, 13 लोग में थे, भाजपा में 15 थे पहले, बाद में 13 बच गए थे। उस 13 में से 2 की शायद टिकट काटी गई थी, एक रजनीश सिंह और एक तो उस 2 में से एक टिकट जो है बिंद्रा नवागढ़ के जो भाजपा के विधायक थे जी, उनकी टिकट काटी गई थी जी, डमरूधर पुजारी जी, उनकी टिकट काट के भाजपा ने गोवर्धन राम मांझी को दी थी। जी। क्यों काटी थी टिकट? कोई ऐसा कारण नहीं था, बहुत कोई कारण नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बहुत भले व्यक्ति थे और पुराना जनसंघ का परिवार था, खुद विधायक रहे। तो एक बात बतलाइए, ये अपने आप में पर्याप्त कारण नहीं है क्या किसी को टिकट काटने का कि भले हैं? इसमें भी तो कई बार कट जाती है। बिल्कुल उसी तरह का लगता है ऐसा ना, क्योंकि यानी सीधे थे, आदिवासी सीट के, जंगल की सीट है, जंगल की सीट, वो प्रदेश के सरहद के जंगल की सीट, वहाँ के आदिवासी विधायक सीधे साधे, उनकी टिकट काट दी और भाजपा इस लहर में भी जिसको दी उसको नहीं जिता पाई, ऐसा हुआ। तो भाजपा में भी थोड़े आत्ममंथन की जरूरत होनी चाहिए कि जो पिछले चुनाव में 15 जीते थे, कुल 50 से 15 पे आ गए थे, 49 था एक्चुअली, 49 से 15 पे आ गए थे। उसमें से जो एक थे डमरूधर पुजारी, एक तो नाम भी पुजारी था, उसके बाद आपने हटा दिया उनको, सीधे साधे सरल थे ऐसा शशांक का कहना है। मुझको इनकी बात पे भरोसा रहता है। ये कह रहे हैं कि वो अच्छे भले थे तो सच में ही भले रहे होंगे। उनको हटा दिया था, जिसको दिया उसको लोगों ने हरा दिया। इस लहर में हराया जब भाजपा की 54-55 सीटें आई हैं, इसमें हरा दिया। वो खुद विधायक तो रहे, ओंकार शाह जैसे व्यक्ति को हराया था उन्होंने, उनके पिताजी विधायक रहे, तो बड़ा, और उसके बावजूद सरल, उन्होंने सेबोटेज भी नहीं किया होगा उन्होंने कि पार्टी छोड़ने के या निर्दलीय लड़ने के, कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठ। चलिए, तो ये हाल है यहाँ पे भाजपा का। यहाँ पर कांग्रेस जीत गई, जनक लाल ध्रुव, इस लहर में भी कांग्रेस जीत गई। अब हम आते हैं धमतरी। धमतरी में 2 सीटें हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं।
पहले आते हैं कुरुद पे, जहां प्रदेश का सबसे अधिक मतदान हुआ था जी। यहाँ पर कांग्रेस की तारिणी चंद्राकर और भाजपा के अजय चंद्राकर जी। मुकाबला बड़ा कड़ा था जी। वोट सबसे ज्यादा डले थे जी। बहुत खर्चीली सीट हो गई थी ये जी। और लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, हालांकि नतीजा उतना नैरो नहीं है जी। 8090 वोट से जीते हैं अजय चंद्राकर यहाँ से। जी। तारिणी चंद्राकर जिनके पति नीलम चंद्राकर पिछले चुनाव में जी 60 हजार वोट इंडिपेंडेंट के रूप में पाए थे। इस बार लेकिन वोट ही इतने ज़्यादा पड़ गए जी। कि 8000 वोट से अजय चंद्राकर जीते हैं यहाँ पे। जी। क्या इस चुनाव की कोई और खास बात आप बतलाएंगे? देखिए क्या हुआ कि एक तरह से वहाँ प्रचारित हुआ, तो कांग्रेस के बीच में ये चर्चा रहती थी कि नीलम की वजह से अजय को मदद मिलती थी। हाँ। तो जो पुराने दो विधायक थे जो हारे हुए थे, एक लेखराम साहू और हरिकांता साहू, कौन से पार्टी के? कांग्रेस के। हाँ। कांग्रेस के ही बागी। तो इस बार ये लोगों ने सहयोग नहीं किया, ऐसी बात आई है। अच्छा, यानी अजय चंद्राकर को पिछले चुनावों में नीलम चंद्राकर की वजह से मदद मिलती थी, ऐसी धारणा के चलते हुए नीलम चंद्राकर की पत्नी कांग्रेस उम्मीदवार तारिणी चंद्राकर को कांग्रेस के पिछले विधायकों की तरफ से मदद नहीं मिली। ऐसा जी। यानी साख कहीं आड़े आ जाती है। लेखराम तो विधायक रहे और हरिकांता हारी हुई प्रत्याशी थी। हाँ। तो ये इन्होंने खुले तौर पे आरोप भी लगाया था और इस तरह की मतलब कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा इनके अलग रहा कि ठीक है भाई, तुमको जो करना है करो। तो वो चीज़ें अब भारी पड़ी। तो कुरुद सीट जो है यहाँ से भाजपा जीत गई, महासमुंद लोकसभा सीट के तहत की कुरुद सीट। जी। अजय चंद्राकर बड़े नेता हैं। अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था, जो व्हाट्सएप पे जो अटकलबाजी चलती है, कौन क्या बनेंगे, कौन मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, तो उसमें से कुछ लिस्ट जो है अजय चंद्राकर को मंत्री बना रही है, कुछ लिस्ट उनको विधानसभा उपाध्यक्ष बना रही है। ऐसा अलग अलग है। लेकिन अजय चंद्राकर के बिना एक भी लिस्ट नहीं बनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है शशांक? धमतरी इस महासमुंद लोकसभा सीट की आखिरी विधानसभा सीट है। धमतरी में कांग्रेस के ओंकार साहू और भाजपा की श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू, यहाँ पे ओंकार साहू 2600 वोट से जीत गए हैं। जी। मुकाबला कड़ा था। बीच में कोई आगे पीछे भी हो रहे थे काउंटिंग में ये। बिल्कुल। यानी एक समय रंजना साहू भी जीतते दिख रही थी। ऐसा था जी। क्या हुआ आखिर में 2600 वोट से ओंकार साहू क्यों जीते कांग्रेस? हुआ ये कि रंजना साहू की तरफ अभी शिकायत आई है कि वहाँ के जिलाध्यक्ष, जिले के पदाधिकारियों ने उनके खिलाफ काम किया। अच्छा। और उनका बल कुछ हद तक इस शिकायत इसलिए भी सही लगती है कि बीच चुनाव में एक महामंत्री को बदला भी गया था। भाजपा के धमतरी जिला के महामंत्री को। हाँ। कि पार्टी विरोधी का मतलब काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इस तरह का मतलब एक तरह से शिकायत पे। तो ये सारी चीज़ें इनके खिलाफ गई। लेकिन थे दोनों ही साहू जो ये आमदी गांव के रहने वाले हैं। ओमकार साहू ये उनका मायका भी है। रंजना का मायका भी है। यानी एक गांव के ही दोनों एक ही गांव से हो गए। और इनके लिए ओमकार साहू के लिए पुराने प्रत्याशी थे गुरमुख सिंह होरा। हाँ। उन्होंने मेहनत की उन्होंने तो ईमानदारी से काम किया। गुरमुख सिंह को कुछ लोग उकसा रहे थे जी कि वो फार्म भर दें, जीत जाएंगे तो कांग्रेस तो फिर वापस ले ही लेती है जीतने वाले को जी। लेकिन वो उकसावे में आए नहीं, ईमानदारी से और उन्होंने काम किया इसका। यानी ओंकार साहू कांग्रेस कैंडिडेट को धमतरी से जिताकर गुरमुख सिंह होरा ने अपनी आगे की तमाम संभावनाएं वहां की खत्म कर दी। उनको उम्मीद रही होगी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनकी सेवाओं को याद रखा जाएगा, जो कि नहीं बन पाई सरकार। ऐसा ही है। चलिए, ये पूरा हो गया महासमुंद लोकसभा सीट का हाल, जिसमें 4 कैंडिडेट दोनों के जीते हैं। 4 सीटों पे कांग्रेस, 4 पे भाजपा। अब हम चलते हैं बस्तर में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक का कुछ हिस्सा बस्तर के बाहर भी आता है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र, इसकी 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 की 8 बस्तर के इलाके में आती हैं। यहाँ से हम चर्चा चालू करते हैं। जो पहली सीट है बस्तर और आदिवासी आरक्षित सीट है। एक सीट को छोड़ के सभी आरक्षित है यहाँ पर।
तो बस्तर से लखेश्वर बघेल कांग्रेस के, भाजपा के थे मनीराम कश्यप। लखेश्वर बघेल यहाँ 6434 वोट से जीत गए हैं जी। क्या रहा है इनकी जीत का राज? देखिए, ये मौजूदा विधायक लखेश्वर बघेल लगातार 2 बार के विधायक हैं, 3 बार के। लखेश्वर बघेल पिछली बार 36,000 वोट से जीते थे, अब उनकी मार्जिन घट गई 6,000 हो गया। लेकिन उस समय कांग्रेस की लहर थी जी, अभी भाजपा की लहर दिख रही है जी, तो एक वजह वो भी रही होगी। और ये भी कैंडिडेट भी मजबूत थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। कौन? मनीराम कश्यप। और आपस में रिश्तेदारी भी है नज़दीकी, ऐसा साड़ू है जायद। हाँ। तो कुल मिला के अच्छा मुकाबला था, बहुत ज़्यादा मार्जिन तो नहीं है। रिश्तेदारी है तो बहुत कड़वाहट नहीं फैली होगी। बिल्कुल। हालांकि पाटन में भूपेश बघेल और विजय बघेल, इनको भी लोग रिश्तेदार कहते हैं, चाचा भतीजा। अमित जोगी ने पाटन में प्रचार में यही कहा था, दोनों चाचा भतीजा मिलके बेवकूफ़ बनावत है वोटर ला। तो भूपेश बघेल ने क्लियर कर दिया था कि ये भतीजा ऐसा है मेरा जिसने अपनी बेटी की शादी में मुझको नहीं बुलाया था, याद है ना आपको? बिल्कुल। ऐसा ही कहा था ना भूपेश बघेल ने। तो रिश्तेदारी हर बार अच्छे संबंध लाती हो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी रिश्तेदारी कड़वे संबंध भी लाती है। लेकिन आप जैसा बतला रहे हैं, इनके संबंध भी अच्छे थे और रिश्तेदार भी थे, दोनों चीज थी। इसलिए भी शायद हो सकता है 36,000 से घट के 6,000 पे आ गया हो, ज़्यादा ना लड़े हों एक दूसरे के खिलाफ। तो ये बस्तर सीट से कांग्रेस के लखेश्वर बघेल। अब हम आते हैं दूसरी सीट जगदलपुर, जो जगदलपुर की अकेली अनारक्षित सीट है। यहाँ से जितिन जायसवाल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, भाजपा के कैंडिडेट किरण सिंहदेव थे जी। है ऐसी ही है ना जी। और दोनों शायद वहाँ के भूतपूर्व महापौर रहे हुए हैं जगदलपुर शहर के जी। ऐसा भी है बिल्कुल। यहाँ पर भाजपा के किरण सिंहदेव जीत गए जी। कितने वोट से? 29,800, करीब 30,000 वोट से जीते हैं जी। क्या है शशांक वजह 30,000 वोट से कांग्रेस के हारने की? किरण देव मजबूत कैंडिडेट थे ही, ऐसा मेयर रहते ही उनके सबसे ज़्यादा वोट जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पे था। ऐसा? हाँ, उस समय भी काफ़ी वोटों से जीते थे। और पिछली बार, हालांकि इस बार संतोष बाखना नाराज हो के वहाँ छोड़ के चले गए थे, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उनका अपनी एक कार्यशैली थी, संगठन में अच्छा मजबूत थे, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का बढ़िया सहयोग। मुझको याद पड़ रहा है कि एक व्हाट्सएप की मंत्रिमंडल लिस्ट में इनका भी नाम मंत्री के रूप में लिखा गया है। हालांकि पहली बार विधायक बने हैं ये, लेकिन लिखा गया है नाम, क्योंकि बस्तर से अकेले अनारक्षित सीट के विधायक हैं ये भाजपा के। ऐसे ही है ना? एक चीज मेरे को बतलाइए, जितिन जायसवाल को लेके कांग्रेस पार्टी के भीतर TS बाबा के सिर पे घड़ा फोड़ा जा रहा है कि इन्होंने टिकट दिलवाई थी इसको जी। ऐसा ही था क्या? ऐसा ही था, ऐसा था। 2-3 प्रमुख दावेदार थे, मलकीत सिंह गेंदू जो महामंत्री है वो है, एक राजीव शर्मा, इस तरह के कुछ नाम और थे। लेकिन जितिन उन्होंने टिकट दिलवाए जरूर है, लेकिन ये कैंडिडेट मजबूत है, हल्के कैंडिडेट नहीं है। यानी जितिन जायसवाल भी कैंडिडेट ठीक ठाक, बुरे नहीं थे। बिल्कुल थे। भाजपा के लहर में वो डायरेक्ट मेयर इलेक्शन जीते हुए थे। अच्छा। हाँ, जब वो बाकी सीटों हार चुकी थी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस हारी थी, हाँ। तो वहाँ ये मेयर बने हुए थे। लेकिन फिर भी मुझको भीतर की जानकारी मिली है जी कि इसकी तोहमत बाबा पे लगाई जा रही है कि आपने गलत कैंडिडेट चुनवाया था। जी, अब प्रत्याशी बड़े नेताओं की अपनी अपनी पसंद रहती है, हाँ, लेकिन ये कैंडिडेट ठीक थे। ठीक है, अब आते हैं चित्रकूट के ऊपर। चित्रकूट जो है, अब आरक्षित सीटें हैं सारी बस्तर की, जो बाकी सीटें हैं। चित्रकूट जो है, यहाँ से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव लड़े थे जी, जो कि आज सांसद भी हैं जी। छत्तीसगढ़ के कुल 2 सांसद हैं कांग्रेस के, उसमें से एक हैं दीपक बैज जी। और ये 3 राज्य जो हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें अकेले आदिवासी सांसद हैं कांग्रेस के। ये सांसद ही कुल 3 हैं 65 सीटों में, उसमें से ये एक हैं। तो दीपक बैज जो हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी विधानसभा का चुनाव लड़े जी। ऐसा ही है जी, और हार गए। 8,370 वोट से हारे हैं ये भाजपा के विनायक गोयल से। क्यों हारे हैं दीपक बैज? ये तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, सांसद भी थे। लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया,
सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले विधानसभा लड़े, विधानसभा लड़े, विधायक बने, फिर छोड़ के लोकसभा लड़े तो सांसद बने, फिर वो विधायक फिर चुनाव फिर अब कर रहे हैं। तो ये छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने एक समय ऐसे ही किया था, तो उसका नुकसान हुआ था। उनको इस्तीफा देना पड़ा तो पत्नी को लड़वा दिया, पत्नी जीत गई, फिर उनके ऊपर से कोई केस या तोहमत हटा तो फिर पत्नी को हटवा के फिर खुद लड़े, हवाला कांड हवाला कांड तो हार गए थे कमलनाथ उसमें, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ है नहीं दीपक बैज के साथ? बिल्कुल उसी तरह का मामला था। ये भी हो सकता है जिन आधा दर्जन कांग्रेस नेताओं की चर्चा चलती है जी कि उनकी हार के पीछे एक अदृश्य हाथ था। जी देखिए, हारने के मौजूदा विधायक को नाराज करके सिटिंग एमएलए की टिकट काट के वो लिए थे, तो एक नाराजगी तो थी। दूसरी चीज, उनके चुनाव लड़ने से नुकसान पार्टी को ये हुआ कि वो अध्यक्ष जो है पूरे 90 सीट से गायब रहा, एक कोने में, प्रदेश के एक कोने में अपनी एक सीट तक सीमित रहा और संगठन अपने हाल में चल रहा, छोड़ के चले गए। तो ये सारी चीजें इनके खिलाफ भी गई। हालांकि कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ज्यादा लेना देना नहीं रहता संगठन से जी, संगठन छोड़ के चले गए, ये बात आएगी दिल्ली में कल होनी है समीक्षा बैठक जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, समीक्षा बैठक में ये बात सामने आएगी दीपक बैज की जी, कि आप पार्टी अध्यक्ष थे और 90 सीट पे दौरा छोड़ के आप चुनाव लड़ने लग गए। जी, उनको अध्यक्ष इसीलिए बनाए थे कि सांसद हैं, उनका चुनाव अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने आड़ के चुनाव टिकट ले भी लिया और उनकी महत्वाकांक्षा, इनको हराने में एक अदृश्य हाथ इसलिए भी रहा होगा क्या कि इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी? बिल्कुल, हाँ, कुछ हद तक ऐसा है। चर्चा सुने हैं कि आप भी? मैं तो अफवाहें सुनते रहता हूं, इसी तरह की आई हैं। अगली सीट जो है मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष के तुरंत बाद की, पिछले कांग्रेस अध्यक्ष जो इनके ठीक पहले थे, मोहनलाल मरकाम, कोंडागांव से लड़ रहे हैं। ये पिछले कांग्रेस अध्यक्ष थे, इनको हटा के मंत्री बनाया गया था जी, और ये वहाँ से कैंडिडेट थे। इनके सामने लता उसेंडी जी, ये भाजपा की बहुत ही विनम्र मोहन मरकाम भी कम नहीं है जी, लेकिन लता उसेंडी ये पहले रमन सिंह के मंत्रिमंडल में भी रह चुकी हैं। भाजपा ने इनको अभी कुछ महीने पहले ही पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया है जी। पहले अकेले रमन सिंह थे, बाद में 2 लोगों को जोड़ा गया जी, एक लता उसेंडी, एक सरोज पांडे, ऐसा ही है जी। तो ये लता उसेंडी वहाँ से कैंडिडेट थी, ये करीब 18,572 वोटों से जीत गई हैं चुनाव। मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मौजूदा मंत्री थे, ये हार गए हैं। कोंडागांव से मरकाम की संभावना पहले भी कम बताई जा रही थी जी, पिछला चुनाव वो काफ़ी कम वोटों से जीते थे, 2000 से कम वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार बहुत सारी ताकतें भी इनके खिलाफ थी। ऐसा? हाँ, अभी इन्होंने कई जगह बात कही भी है, अदृश्य ताकतें, अदृश्य ताकतों को। हाँ। और एक तरह से इनके खिलाफ माहौल बन गया था हाँ, कि इनकी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रहते कुछ प्रॉपर्टी की जांच वांच इस तरह की शुरू हो गई थी। हाँ, मुझको ध्यान है उस समय कागज तैरते रहते थे, तो मुझको भी कुछ कागज पहुंचाए गए थे ऐसे। तो अब ये बाकी चीजें, तो ये मोहन मरकाम भी अदृश्य हाथ के शिकार हैं, ऐसा? अब लीड ज़्यादा है, लीड ठीक है, 18,000 के आसपास की लीड है, 18,500 की। ठीक है, जो भी होगा, अब हाथ अदृश्य होगा, क्या होगा? कल कांग्रेस की दिल्ली में समीक्षा बैठक है, जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा हो सकता है वो बैठक हो चुकी रहे, तो देखते हैं क्या होता है। और अब हम आते हैं नारायणपुर जिले में, जहां एक सीट है नारायणपुर नाम की, वहां चंदन कश्यप, ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इनके सामने केदार कश्यप जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। ये बस्तर के एक बड़े नेता रहे भाजपा के, बलीराम कश्यप उनके बेटे हैं। इनके भाई दिनेश कश्यप भी वहाँ से सांसद रहे हैं। खुद केदार कश्यप रमन सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हुए हैं। व्यवहार में विनम्र हैं केदार कश्यप, मैं बतलाऊं आपको, व्यवहार में विनम्र हैं, बोलचाल में विनम्र हैं, नौजवान हैं। कुछ बैडमिंटन वगैरह खेलने का शौक भी था इसको, ऐसा याद पड़ता है मुझको। नहीं तो क्या हुआ, ये बैडमिंटन मैच यहाँ नारायणपुर का ये जीत गए, अच्छे से जीते, 19,196 जी। पिछला चुनाव वो काफ़ी कम वोट से हारे थे। अच्छा, हाँ, वो करीब 2,500-3,000 वोट से ही हारे थे।
इस बार वो सक्रिय रहे। और दूसरी चीज़ चर्च वर्च वाली जलाने वाली घटनाएं उस इलाके में हुई। जो धार्मिक ध्रुवीकरण भी कुछ हुआ होगा। जो ईसाई नहीं बने हैं आदिवासी जी, वो एकजुट हुए होंगे। बिल्कुल ऐसा जी। एक सीपीआई कैंडिडेट भी खड़े हुए थे यहाँ। हाँ, वो ज़्यादा वोट तो नहीं पाए, लेकिन 6,000 वोट उनको नहीं मिले। तो 6,000 वोट भी कम से कम इनकी लीड बढ़ाने में कुछ मदद किए होंगे। जी, सीपीआई कैंडिडेट को शायद कांग्रेस के समर्थक वोट ज़्यादा मिले होंगे। भाजपा के लोग तो सीपीआई को देंगे नहीं वोट कभी। तो ये हो गया चंदन कश्यप, केदार कश्यप। केदार कश्यप जीत गए 19,000 वोट से। अगली सीट पे हम आते हैं, दंतेवाड़ा जिला। एक सीट दंतेवाड़ा नाम की, जहां से एक वक्त महेंद्र कर्मा नाम के बड़े नेता ये रहते थे विधायक। अभी वहां से जो मौजूदा विधायक थी देवती कर्मा, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाई, छविंद्र महेंद्र कर्मा को। ऐसा ही है। देवती कर्मा ने इस टिकट को दिलाने के लिए क्या किया, कुछ पता है आपको? जी, उनको सीधे सोनिया गांधी तक जाना पड़ा था और वहीं से टिकट इनकी हुई। आपकी जानकारी अच्छी है, ठीक है। मुझको भी इस सीट के बारे में थोड़ी जानकारी लगी थी कि देवती कर्मा जाकर सोनिया गांधी से मिली थी। उन्होंने सोनिया गांधी को बातचीत में शायद ये जिक्र किया था कि राजीव जी जिस तरह से शहीद हुए आतंक के, उसी तरीके से महेंद्र कर्मा भी नक्सली आतंक में शहीद हुए थे। कुछ इस तरह की दो महिलाओं के बीच जब पतियों के ऐसे गुजर जाने की बातचीत होती है तो थोड़ा मन मिला होगा। वहीं तय हो गया था कि देवती कर्मा नहीं लड़ना चाहती हैं, बेटे को लड़वाना चाहती हैं, तो टिकट तय हो गई होगी। लेकिन टिकट से कुछ नहीं होता है। वोटरों ने छविंद्र कर्मा को हरा दिया 16,000 वोट से। वहाँ कांग्रेस के चैतराम अरामी जीते हैं। क्या वजह रही होगी हार जीत की? देखिए, छविंद्र को लेके पहले भी स्वीकारिता नहीं थी जो मदर माँ की थी उस तरह की, या पिताजी महेंद्र कर्मा की, तो वो बात इनमें नहीं थी। तो कार्यकर्ताओं का एक बड़ा ग्रुप इनके खिलाफ ही था। इनकी संभावना कम थी। अगर ये 2018 चुनाव जैसी कांग्रेस की लहर रहती तो शायद जीत भी जाते थोड़ा सा। लेकिन वो भी यहाँ प्रभावी सीपीआई की भी अच्छी खासी हो रहती है। अच्छा, 9200 वोट करीब मिले हैं सीपीआई कैंडिडेट। 9200, 9,200, 9200 वोट, 9,217 वोट मिले हैं भीमसेन को। तो खैर दंतेवाड़ा से कांग्रेस के छविंद्र कर्मा हार गए हैं। माँ ने अपनी सीट बेटे को देना मैनेज किया, टिकट दिलवाई, जीत नहीं पाए छविंद्र। अगली सीट है बीजापुर। बस्तर के एक एक जिले में एक एक सीट वाले सब जिले हैं ये। बीजापुर जिला छोटा सा है, सीट एक है विधानसभा की। यहाँ से कांग्रेस के विक्रम मंडावी और भाजपा के महेश गागड़ा ये लोग थे। और 2700 वोट से कांग्रेस के विक्रम मंडावी जीत गए हैं। क्या था दोनों के बीच में फर्क? कांग्रेस और बहुत कम वोट से हार जीते हैं। हाँ, लेकिन जीत गए। और उसको लेके काफ़ी शिकायतें भी की हैं। कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाए, जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए महेश गागड़ा ने। इन सब के बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, तीसरे नंबर पे नोटा रहा है यहाँ पे बीजापुर में तीसरे नंबर पे नोटा। 3600 से अधिक नोटा को गया है वोट। और उसके बाद में नोटा से कम वाले भी कोई कैंडिडेट बाकी सब कैंडिडेट उनसे नोटा से ही कम है। ऐसा जी। तो नोटा तीसरे नंबर पर है बीजापुर में। यहाँ से कांग्रेस के विक्रम मंडावी जीत गए 2700 वोट से। महेश गागड़ा ने कोशिश की, मेहनत की, ये युवा मोर्चा के समय के नेता रहे। विनम्र भी हैं ये बातचीत में, सीधे साधे हैं। यहाँ रायपुर में जब मंत्री थे उस वक्त की मेरी मुलाकात है इनसे, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। अब हम आते हैं बस्तर की सबसे चर्चित एक सीट कोंटा, सुकमा जिले की कोंटा। यहाँ से कवासी लखमा जो कि भूपेश सरकार में आबकारी और उद्योग मंत्री थे, जिनकी तरफ से विधानसभा में जवाब जो है मोहम्मद अकबर देते थे आमतौर पर। ऐसा ही था। वो स्वयं मुका भाजपा के कैंडिडेट थे। कवासी लखमा जीते हैं 1981 से। यहाँ मनीष कुंजाम भी थे सीपीआई के। थोड़े मतलब इनके बीच में बहुत करीबी मुकाबला था। आप देख रहे होंगे मतगणना के दौरान कभी मनीष आगे निकल जाते थे, कभी स्वयं मुक्का। तो मनीष वहाँ तीसरे नंबर 29,040 वोट मिले। जो इसको
विजयी प्रत्याशी हैं, क्या नाम है, कवासी लखमा, उसको 32,776 वोट मिले। अच्छा। 30,795 वोट स्वयं मुक्का को मिले। हाँ। और 29,040 वोट इनको मिले। मुझको शशांक एक बात पता लगी थी जी, मुझको नहीं मालूम, इन 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट ने जी भीतर, जी, आप समझते हैं ना, जी, बस्तर जी, के इस जी, इलाके में भीतर जी, किसको कहा जाता है, वहाँ दादा लोगों को कुछ भिजवाया था जी, गिफ्ट। जी। इन 3 में से किसी एक ने, मैं नाम तो नहीं लेता किसने भेजा जी। था, वो आपको बात- लगता है कि हाँ, उसका असर होता है? असर होता है। और नोटा में भी 3600 वोट पड़े हैं यहाँ। ऐसा? जी, यानी वो 3600 अगर नोटा की जगह इनमें से किसी को रहते जी, तो थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ सकता था। कुल 1981 1981 वोट से कवासी लखमा जीत कर आए हैं। जी, कांग्रेस के कम लोग जीते हैं, मंत्रियों में तो कुल 3 जीते हैं। जी, ये 3 में से एक हैं कवासी लखमा। कवासी लखमा। लेकिन इनकी साख ऐसी है कि हर चुनाव में ये डामाडोल दिखते हैं लेकिन जीत जाते हैं। जी, वो हम चर्चा विधानसभा वार चर्चा कर रहे थे तो मैं बताया भी था कि उनको हर क्षेत्र से मिल जाते हैं। हाँ। अंदर से दादा लोगों के प्रभाव वाले क्षेत्र से भी मिल जाते हैं, हाँ। जहाँ नहीं है वहाँ से भी वोट मिल जाते हैं। इसलिए वो दादा लोगों का प्रभाव क्या है मैं तो जानता नहीं, आंकड़ा अलग से मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा है। जी, मुझको ये कहा गया था कि वहाँ का एक सरपंच है, जी, कहीं नाम भी मेरे पास लिखा हुआ है, जी, उस सरपंच के हाथ से कुछ तोहफा भेजा गया है दादा लोगों के लिए, ऐसा कहा गया था। मैं नहीं जानता सच है कि नहीं है, किसने भेजा था ये भी नहीं मालूम मुझको। अब हम आ जाते हैं आज की हमारी चर्चा की आखिरी सीट, ये है कांकेर लोकसभा। ये 11वीं सीट है हमारी चर्चा की, 11वीं सीट कांग्रेस लोकसभा की। इसमें 1 2 3 4 5 8 में से 5 कांग्रेस ने जीती है, जी, 3 भाजपा ने जीती है। जी, ये कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन वाला है। ये क्यों बेहतर है अभी आगे आपको दिखेगा। ये बस्तर की एक ऐसी सीट है जिसका नाम कांकेर से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर एक सीट धमतरी जिले की आती है जो बस्तर के बाहर की है। 3 सीटें यहाँ पे विधानसभा की बालोद जिले की आती है जो बस्तर के बाहर है। जी, तो ये 8 विधानसभा सीटें जो इस लोकसभा सीट में है, उसमें से 4 बस्तर के बाहर हैं, नाम कांकेर है, जी, 4 बस्तर के भीतर है। बिल्कुल। तो हम शुरुआत करते हैं बस्तर से। अंतागढ़, अंतागढ़ बड़ा चर्चित नाम है, आपको ध्यान होगा। जी, क्या था अंतागढ़ से? मंतूराम ने यहाँ 23,000 वोट से जीते हैं विक्रम हुसैन। हाँ, लेकिन मंतूराम ने 15,000 वोट पाए हैं, यहाँ पे पाए हैं। और मौजूदा एक विधायक थे, बागी होके लड़े थे, अनूप नाग, वो भी 9,000 वोट पाए। तो ये पहले मैं नाम पढ़ दूं। जी, कांग्रेस के रूप सिंह पोटाई जी, और भाजपा के विक्रम हुसैन, जी, ऐसे ही नाम है? जी, जी, सही है नाम जी, ये? जी, इन दोनों के बीच मेन मुकाबला हुआ। जी, इसमें भाजपा के विक्रम हुसैन जी, 23,710 वोटों से जीत गए। जी, इसी सीट में आप 2 और कैंडिडेट का नाम बता रहे हैं। जी, मंतूराम पंवार, जी, जो कि अंतागढ़ टेप कांड या ऐसा कुछ इस तरह का था, जी, विधायक खरीदी बिक्री, जी, जी, उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने, वो बैठ गए, जी, उसमें जोगी जी और रमन सिंह जी इन सब का नाम आया था, वही था ये। वही वहाँ पे मंतूराम पंवार को कितने वोट मिले? 15,000 वोट। मंतूराम पंवार को 15,000 वोट मिले। कांग्रेस के जो बागी उम्मीदवार थे, विधायक थे, जी, अनूप नाग, उनको भी 9,000 वोट मिले। लेकिन यहाँ पे भाजपा के विक्रम हुसैन 23,700 वोट से जीते। यानी कांग्रेस के बागी को कुल जितने वोट मिले हैं वो सारे कांग्रेस को मिल जाते तो भी कांग्रेस नहीं जीतती, ऐसा था। जी, ये भाजपा की जो प्रदेश में लहर चली या कांग्रेस के खिलाफ जो लहर चली, उसमें कांग्रेस कैंडिडेट अंतागढ़ से हार गए। अगली सीट भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी मौजूदा विधायक थी। ये 2018 में मनोज मंडावी इनके पति थे विधायक, समय के पहले कम उम्र में गुजर गए। बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को टिकट दी, वो जीत के आई। इस बार उनको कांग्रेस ने रिपीट किया और शायद सही फैसला था, वो दोबारा जीत गई हैं। यहाँ से कांग्रेस के गौतम उइके 30,000 वोटों से सावित्री मंडावी जीती हैं गौतम उइके से। 30,000 की लीड कम नहीं होती है। मैं देख रहा हूँ इस पूरे पार्लियामेंट्री सीट में
कुल एक जगह 30,000 से ज़्यादा की लीड है जी। तो सावित्री मंडावी कांग्रेस की 30,000 से जीती हैं भानु प्रतापपुर में जी। क्या वजह थी यहाँ? देखिए, सावित्री पति के निधन के बाद लगातार सक्रिय रही। सक्रिय राजनीति में पहले नहीं थी, शिक्षिका थी, लेकिन वो सक्रिय रही। इसके अलावा सरकार ने उपचुनाव पहले काफ़ी काम कराए थे, इसका सबका फायदा मिला। ये व्यवहार कुशल लड़की ऐसा, और उनको लेके किसी तरह की कोई शिकायतें नहीं थी। यहाँ आम आदमी पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, वो करीब 15-16 हज़ार करीब वोट मिले उनको। उतने वोट मिले हैं जी। यहाँ से अकबर राम कुर्राम भी थे, अमर राज पार्टी के, उनको कितने मिले? उसको 3,500 वोट मिले, जबकि उनको उपचुनाव में 23,000 वोट मिले थे जी। अब तो पार्टी का निशान भी था, लेकिन वोट गिर गए थे। वोटें गिर गए उस समय, लेकिन कोमल हुपेंडी नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने बाई इलेक्शन नहीं लड़ा था। सावित्री मंडावी की लीड बढ़ी, पहले 21,000 से जीती थी, बहुत अच्छी लीड है आज के वक्त में, जब कांग्रेस का कई जगह पे भद्द पिट गई है। वहाँ पे 23,900 तकरीबन 31,000 से 30,900 31,000 वोटों से जीती हैं। चलिए अगली सीट कांकेर की, शंकर ध्रुवा जी, ये कांग्रेस के हैं जी, और भाजपा के आशाराम नेताम जी। ये क्या 16 वोट से नहीं, ज़्यादा है, ज़्यादा है अच्छा। मिला के ठीक। और मुकाबला काफ़ी कड़ा था इनका। और लेकिन ये मुझको ध्यान पड़ रहा है, कांकेर जिला मुख्यालय की सीट है जी, इसको लेके जी एक बात आई थी जी कि पहले कुछ 100 कुछ वोटों का फर्क था जी, आखिरी में वहाँ पे मतगणना हुई जी। उस मतगणना में जी, मैं आपको बतलाता हूँ, उस मतगणना में डाक मतपत्र जो हैं जी, वो भाजपा के खिलाफ ज़्यादा रहे। हाँ। कांकेर विधानसभा, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच फर्क जो है बहुत कम वोटों का था, 123 वोट का फर्क था जी, कांग्रेस और भाजपा के बीच जी। ठीक है। इसके बाद जब डाक मतपत्रों की गणना हुई जी, तो वोटों का फर्क और गिर गया और 16 वोट रह गए जी। ये ठीक है आंकड़ा 16 वोट का जी। ये हमारे यहाँ समाचार छपा था जी। 16 वोट से यहाँ पर भाजपा जीती जी, कुल 16 वोट पर। ये प्रदेश में सबसे कम लीड से जीतने वाली सीटों में से होगी जी, शायद सबसे कम 16 वोट रह गए। इसको लेके बाद में हंगामा भी हुआ वहाँ पे जी। लेकिन वहाँ जो कलेक्टर हैं प्रियंका शुक्ला, उन्होंने सबूत सामने रखे कि जब ये 123 का आंकड़ा आया तो किसी भाजपा के किसी एजेंट ने, उम्मीदवार ने, किसी ने भी पुनर्मतगणना की कोई अपील नहीं की जी। और चुनाव पर्यवेक्षक की मौजूदगी में डाक मतपत्र गिने गए तो 123 की लीड घटकर 16 पे आ गई। ऐसा था ये जी। तो ये कांकेर है जी। क्यों हुआ होगा इतना टाइट मुकाबला? देखिए, ये मजबूत कैंडिडेट थे, आशाराम नेताम और शंकर ध्रुवा पूर्व विधायक भी थे। हाँ। और आशाराम नेताम ये 2-3 बार से ये सीट लगातार भाजपा हारती रही है। तो ये 21 नामों में से थे जो शुरुआत में डिक्लेयर, शुरू में जी, यानी वक्त का लीड इनको मिल गया, समय पहले मिल गया। और ये बस्तर से दो ही टिकट डिक्लेयर किए थे। हाँ। एक में कांकेर की थी और दूसरा बस्तर के। अच्छा। तो प्रधानमंत्री की सभा भी हुई थी जिसको लेके अपन काफी बहस किए थे कि लेकिन बस्तर की भाजपा हार गई। पहली लीग 21 की लिस्ट में से बस्तर की हार गई, लेकिन ये जीत और कांकेर की जीत गई। ये फर्क है। चलिए अपन अगली सीट पे चलते हैं, कोंडागांव जिले की। कोंडागांव ये भी अच्छी सीट है, दिलचस्प है, केशकाल नाम है इसका। यहाँ से संतराम नेताम, ये शायद विधानसभा के उपाध्यक्ष थे अभी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। यहाँ से नीलकंठ टेकाम IAS थे, ये नौकरी छोड़ के ये यहाँ से कैंडिडेट बने हैं। यहाँ से भाजपा 5500 वोट से जीत गई जी। क्या था मुकाबला दोनों के बीच में, कैसा था? बड़ा कड़ा मुकाबला था। और आपको मालूम हो गया मतगणना से पहले हाँ, ये संतराम नेताम कुछ अमीन मेमन वगैरह को लेके अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रकोष्ठ के, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर समर्थकों के साथ यहाँ आए थे राजीव भवन में, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। याद है मुझको, तस्वीर देखी है मैंने। भीतरघात का खुला आरोप लगाए थे। ऐसा? फिर भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि चुनाव जीत रहा हूँ, लेकिन वो
ठीक है, पार्टी के बड़ा एक खेमा उनके खिलाफ हो गया था। ऐसा जी, यानी वहाँ के लोकल नेता भी इनके खिलाफ हो गए थे, कुछ प्रभावशाली नेता, कुछ ने सेबोटेज किया। जी। तो संत राम नेताम, नाम से संत भी थे, राम भी थे, वो अब नेता नहीं रह गए उस विधानसभा सीट की तरफ से विधानसभा में। ऐसा ही हुआ, संत राम नेताम नाम का पूरा। जी, ठीक है, चलिए अगला जो है हम आ जाते हैं धमतरी में। ये विधानसभा सीट है बस्तर के बाहर, जी, लेकिन ये कांकेर लोकसभा सीट में आती है। बड़ा दिलचस्प है, मेरे ख्याल से प्रदेश की अकेली लोकसभा सीट है जो 3 जिलों में बटी है। जी, यहाँ के सांसद जो हैं इनको 3 कलेक्टरों से संपर्क रखना पड़ता होगा। जी, ऐसा ही है। जी। तो ये धमतरी जिले की एक विधानसभा सीट इस लोकसभा में आती है जिसका नाम है सिहावा। सिहावा वही सीट है क्या जिसमें लक्ष्मी ध्रुव जहाँ से लड़ी थी? जी, हमने इंटरव्यू भी किया था। वहाँ से कांग्रेस ने कैंडिडेट को बदल दिया था, अंबिका मरकाम को बनाया था। जी, वहाँ से भाजपा के श्रवण मरकाम कैंडिडेट थे, दोनों एक ही समुदाय के दिख रहे हैं। जी। वहाँ से अंबिका मरकाम 13,166 वोट से जीती है। जी, यानी कांग्रेस ने बदल के सही किया ऐसा लगता है अभी। जी, ये सीट जीत गई कांग्रेस। जी, ऐसा ही है। अंबिका मरकाम एक बार विधायक रह चुकी हैं। हाँ जी। और कोई खास? श्रवण मरकाम, अंबिका मरकाम भी एक बार विधायक रहे हैं, दोनों पूर्व विधायक थे। अच्छा जी। तो यहाँ से 13,000 से अंबिका मरकाम कांग्रेस कैंडिडेट जीत गई हैं। इसके बाद हम आते हैं बालोद जिले में। कांकेर लोकसभा सीट में बालोद जिला जो है, जो एक समय अविभाजित दुर्ग जिले का हिस्सा रहता था, अब अलग जिला बन गया है बालोद। उस जिले की 3 सीटें आती हैं, विधानसभा सीटें कांकेर लोकसभा में, जिसमें से पहली है संजारी बालोद। यहाँ से कांग्रेस ने संगीता सिन्हा को टिकट दी थी, भाजपा ने राकेश यादव को टिकट दी थी। कांग्रेस यहाँ से 17,000 वोट से जीत गई है, संगीता सिन्हा। जी। क्या है इस सीट का हाल शशांक? जी, इसमें एक मीना सत्येंद्र साहू करके एक कैंडिडेट थी, त्रिकोणी था यहाँ। अच्छा। वो कांग्रेस की बागी थी, लेकिन उसके भाजपा के लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया था। अच्छा। और करीब 26,000 वोट पाई। 26,000? जी। तो वो कांग्रेस की बागी थी, भाजपा के लोगों ने भी साथ दिया था और 26,000 वोट मिला। तो ये एक, लेकिन कांग्रेस की बागी को 26,000 मिलने के बाद जीत कांग्रेस की हुई। देखिए, उसको भाजपा के लोगों ने ही सपोर्ट किया था, बड़ा सपोर्ट भाजपा के लोगों का, ऐसा असंतुष्टों का। क्यों ऐसा था? ये राकेश यादव के खिलाफ थे क्या भाजपा के लोग? कई लोग, काफी लोग खिलाफ थे। क्यों? स्थानीय स्तर पे कुछ दावेदार ज्यादा थे, महत्वाकांक्षी थे, जो नहीं चाहते थे कि ये मिले। ये हालांकि ये नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके थे। हाँ जी। लेकिन 17,000 से जीती हैं जी संगीता सिन्हा। जी। मैं आपको बतलाऊं, बालोद शायद गिने चुने ऐसे जिलों में से होगा जिस जिले की हर सीट, यानी ज़्यादा सीटें हो, जहाँ एक सीट है वो अलग बात है, जहाँ 3 सीटें हो, तीनों की तीनों कांग्रेस जीत गई हो। ऐसे कम जिले होंगे मेरा ख्याल है। बिल्कुल। बालोद उसमें से एक है। पहली सीट हमने बताई संजरी बालोद, संगीता सिन्हा जीती हैं 17,000 से। शशांक बतला रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस की बागी 26,000 वोट पाई है। तो ऐसे बुरे ट्रायंगुलर में कांग्रेस की संगीता सिन्हा 17,000 से जीतना बड़ी बात है। अब हम आते हैं डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा से अभी जो मंत्री थी भूपेश सरकार में, अनिला भेड़िया 35,500 से ज़्यादा वोटों से जीती हैं। इन्होंने भाजपा के देवलाल हलवा ठाकुर को हराया है। जी। ये तो बड़ी लंबी लीड है शशांक जी। देवलाल को लेके पार्टी के भीतर विवाद भी था, उनकी टिकट को लेके, क्योंकि पिछला चुनाव वो निर्दलीय लड़े थे। अच्छा। और 21,000 वोट पाए थे। तो करीब साल भर पहले वो भाजपा में आ गए। हाँ। प्रवक्ता भी बना दिए गए थे। अच्छा। और टिकट भी मिल गई थी। अच्छा। तो इसको लेके नाराजगी थी पार्टी के लोगों में। तो अंतर कुछ ज़्यादा ही हुआ। और अनिला भेड़िया का परिवार, रविंद्र भेड़िया उनके पति और उनके जेठ वगैरह काफ़ी विधायक रहे हुए हैं उधर क्षेत्र में। पकड़ भी है। और ये काफ़ी सक्रिय रही हैं अपने क्षेत्र में। तो इसका फ़ायदा मिला और अच्छी मार्जिन से जीती हूँ। ऐसा। लेकिन मैं देख रहा हूँ 3 मंत्री लड़े नहीं? जी।
जो जीते हैं, जीते लड़े सभी मंत्री थे जी। 3 मंत्री कुल जीते हैं जी। जिनमें से एक उमेश पटेल जी। मैं भी पन्ना पलट के देख रहा था, उमेश पटेल की लीड 21,600। सबसे ज्यादा लीड इन्हीं की है, सीएम से भी ज्यादा, चारों में से, चारों में। उसी पे आ रहा हूं मैं कि उमेश पटेल भी मंत्री थे, वो लड़े 21,000 वोट से जीते। ठीक है, इसके बाद हम देखें कवासी लखमा 1900 वोट से जीते, यानी उमेश पटेल के 10% भी लीड नहीं है इनके। इसके बाद में भूपेश बघेल जो हैं उनकी लीड कितनी है शशांक, आपको याद है? कुछ 19,000 20,000 19,700 की लीड भूपेश बघेल की है, उमेश पटेल से कम है जी। ठीक है जी। चरणदास महंत की लीड जो है 12,000 करीब, वो कुछ 12,000 के करीब है, 12,395, 12,400 से कम लीड है। लेकिन ऐसे माहौल में अनिला भेड़िया की लीड जो है 35,589, ये हाईएस्ट लीड है जी कांग्रेस के किसी भी जीतने वाले मंत्री और बड़े नेताओं में से। कोई और एक आध कैंडिडेट और होंगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो 3-4 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नाम हम ले रहे हैं उसमें अनिला भेड़िया सबसे ज्यादा 35,500 से ज्यादा वोटों की लीड से जीती हैं। बहुत बड़ी बात है इस माहौल में नहीं। अगली सीट, आज की आखिरी सीट गुंडरदेही, ये बालोद जिले की है, कांकेर लोकसभा सीट की है। गुंडरदेही से कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वीरेंद्र कुमार साहू भाजपा के कैंडिडेट थे। 14,800 से कांग्रेस यहाँ जीती थी। क्या है शशांक गुंडरदेही का? देखिए, कुंवर सिंह निषाद पिछले चुनाव में 50,000 से अधिक वोटों से जीते थे, और इस बार जो वीरेंद्र साहू है भाजपा प्रत्याशी, वो एक बार विधायक रह चुके हैं। और जब उनके टिकट डिक्लेयर हुआ तो पार्टी में पुतला दहन वगैरह काफ़ी कुछ विरोध हुआ था। तो इन सब के बावजूद धीरे धीरे माहौल शांत हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद वो चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसा जी। तो कुंवर सिंह निषाद किस समाज के हैं? निषाद समाज के। निषाद समाज के। निषाद समाज के और भी कोई एमएलए विधानसभा पहुंच रहे हैं क्या? अकेले रहेंगे। राज्य बनने के बाद अकेले विधायक। अकेले विधायक। सेन समाज के भी शायद पहली बार पहुंच रहे हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। ये बात पूरी हो गई हमारी आज की। यहाँ पे कांकेर लोकसभा सीट की 8 में से 5 कांग्रेस के पास है, 3 भाजपा के पास है। दिलचस्प है, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की है। लोकसभा चुनाव में क्या होगा उसको मैं नहीं जानता, लेकिन इस चुनाव में विधानसभा की सीटों में ये एक अच्छा परफॉर्मेंस है कांग्रेस का कांकेर लोकसभा सीट में। अब मैं चलते चलते आज की बात खत्म करने के पहले एक दिलचस्प जानकारी आपको देना चाहता हूँ। वो दिलचस्प जानकारी सुनिए। प्रदेश में एक सबसे चर्चित उम्मीदवार थे 90 सीटों में से टीएस सिंहदेव जी। ठीक है जी। टीएस सिंहदेव ये चुनाव हारे हैं 94 वोट से जी, 94 वोट से हारे हैं जी। हमने कई तरह के विश्लेषण किए, उसमें एक बात शायद नहीं आ पाई थी। उन आंकड़ों को लेके मैं आपको बतला रहा हूँ, ये आंकड़ा सही है कि नहीं आप देखिएगा। टीएस सिंहदेव 94 वोट से हारे। वहाँ पर अंबिकापुर की उस सीट में हमर राज पार्टी जो है अरविंद नेताम ने जो बनाई है अभी, उसको 719 वोट मिले हैं जी। ये माना जाता है कि अरविंद नेताम चूंकि अभी अभी कांग्रेस छोड़ के निकले हैं जी, तो कांग्रेस के ही वोट वो ज़्यादा काट रहे हैं जी। दूसरा आपको एक बात बतला दूं मैं, हमने इंटरव्यू में भी इस बात को दिखाया था, नेताम जी के इंटरव्यू में जी, और हमने बार बार कहा भी है जी कि जब कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने पेशा कानून के रूल्स ड्राफ्ट किए, उसमें आदिवासी ग्राम सभा से अनुमति का अधिकार छीन लिया गया जी, और उनसे परामर्श करना भर सरकार ने जरूरी समझा जी। याद है आपको जी। आदिवासियों में इस बात को लेकर नाराजगी थी। नेताम जब गए थे सरगुजा प्रचार करने के लिए, उन्होंने वोटरों से कहा था जी, आपको टीएस बाबा से पूछना चाहिए कि वो पंचायत मंत्री थे, मंत्रिमंडल में लेके गए थे ड्राफ्ट पेशा कानून का। जब लेके गए थे ड्राफ्ट, उस समय उसमें आदिवासियों से अनुमति अनिवार्य लिखा हुआ था, और जब कैबिनेट ने पास किया तो उसमें परामर्श कर दिया गया, कलेक्टर को माई बाप बना दिया गया आदिवासियों का जी। इस बात को लेके न केवल नेताम जी को बल्कि बहुत से आदिवासियों को बड़ी नाराजगी थी जी।
आपको याद दिला दूं मैं, सरगुजा की 14 में से 14 सीटें कांग्रेस हार गई है, जिसमें से अधिकतर आदिवासी सीटें हैं जी। बस्तर की 12 में से 8 सीटें कांग्रेस हार गई है जी। हारी गई तमाम 8 सीटें जो हैं जी वो हैं आदिवासी सीटें हैं। 29 में से प्रदेश में 29 आदिवासी सीटें हैं जी। 29 में से 17 सीटें कांग्रेस हार गई है जी। भाजपा ने जीती है 17, एक जीती है गोंडवाना ने जी। और शायद कितनी हो गई 10 या 11 सीटें ही कांग्रेस के पास बची हैं जी। ये हालत है। तो ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए इस बात को। 94 वोट से टीएस सिंहदेव हारे हैं, वहां पे हमर राज पार्टी को 719 वोट मिले हैं जी। जाहिर तौर पे मेरा ये मानना है कि हमर राज पार्टी ने वहां पर टीएस बाबा को हराया है जी। देखिए, न सिर्फ हमर राज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन ठीक है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस से निकल के नहीं आई थी। हमर राज पार्टी तो कांग्रेस से निकल के नेताओं ने बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हर जगह नुकसान हुआ है। मैं दूसरा एक सीट और बतला देता हूं आपको चलते चलते। पत्थलगांव जी, पत्थलगांव। पत्थलगांव की सीट में कांग्रेस जो है 255 वोट से हारी जी। और सांसद भाजपा की सांसद गोमती साई जीती जी। ऐसा ही है जी। 255 वोट से कांग्रेस हारी है पत्थलगांव में। वहां पे हमर राज पार्टी को वोट मिले हैं 1755 जी। 5 गुना से ज्यादा जितने वोट से कांग्रेस हारी है उससे 5 गुना से ज्यादा वोट हमर राज पार्टी को मिले हैं जी। अगर कांग्रेस अभी भी नहीं समझ रही है कि आदिवासियों की किस नाराजगी की वजह से उसकी ये दुर्गति हुई है, तो कांग्रेस अपना भविष्य खुद जाने। मैं तो इतना कह सकता हूं कि राहुल गांधी कभी हसदेव के आदिवासियों के बीच आके, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तरह तरह के वायदे करके गए थे जी। और अभी बस्तर में आकर उन्होंने कहा था कि 5वीं अनुसूची के इलाकों में ग्राम सभाओं की अनुमति को अनिवार्य किया जाएगा। उनकी सरकार ने किया ठीक उल्टा उसके। ये टीएस बाबा ही थे, पंचायत मंत्री लेके गए थे प्रपोजल वहां पे, लेकिन वहां पे मंत्रिमंडल ने इसको बदल दिया। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और बात बतलाता हूं आपको, मुझको बड़ी निराशा भी हुई थी। आपसे कभी मिले टीएस बाबा तो आप पूछिएगा। टीएस बाबा से एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आप लेके गए थे मंत्रिमंडल में, आपने वहां विरोध नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है क्या कि मंत्रिमंडल के भीतर क्या बात हुई थी? मैंने विरोध किया था कि नहीं किया था? नेताम अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो वो सही नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। ठीक है जी। उस इंटरव्यू में बाबा ने एक खतरनाक बात कही थी। उन्होंने कहा था आदिवासियों को एकदम से इतने अधिकार दे देना ठीक नहीं है जी। मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं, अभी प्रदेश के जिन आदिवासियों ने कांग्रेस को नकार दिया है, खारिज कर दिया है जी। ठीक है जी। 29 में से 17-18 सीटों पे हरा दिया है कांग्रेस को। उस कांग्रेस की ये सोच थी कि आदिवासियों को इतने अधिकार देना ठीक नहीं है। आदिवासियों को चंद्रयान डिजाइन करने के अधिकार देने की बात नहीं थी जी। ये बात थी आदिवासी ग्राम सभा को अपने गांव के इलाके में जंगल है, पानी है, जमीन है, खदान है, इसके बारे में फैसले लेने के अधिकार की बात थी जी। 5वीं अनुसूची में कोई अंतरिक्ष यान नहीं बनाया जाता। इस बारे में टीएस बाबा ने इंटरव्यू में, मैंने सुना है कैमरे पर इंटरव्यू उनका, उन्होंने कहा है मंत्रिमंडल ने ये माना कि आदिवासियों को एकदम से इतने अधिकार दे देना ठीक नहीं है। बाबा साहेब, आदिवासी तो अपने इलाके के हमेशा से हकदार रहे। यहाँ पे डेमोक्रेसी कुल 75 साल पुरानी है। आप लोग जितने हैं ना शहरी डेमोक्रेसी वाले, ये कुछ 100 साल पुराने हो, आप लोग 100-200 साल पुराने हो। ये आदिवासी हजारों साल से अपने जंगल के इलाके को बचा के चल रहे हैं, हजारों साल से। इनको बर्बाद किया है ना तो आज के हिंदुस्तान के आधुनिक लोकतंत्र ने बर्बाद किया है। आप लोगों की ये सोच जो है कि आदिवासियों को इतने अधिकार एकदम से दे देना ठीक नहीं है, ये खतरनाक सोच है। इससे टीएस बाबा जो हारे हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य अभी चुक गया दिखता है फिलहाल, तो उनको भी सबक लेना चाहिए। मंत्रिमंडल
जिस मंत्रिमंडल ने आदिवासियों का हक इस तरह से छीना था, उस मंत्रिमंडल को भी सबक लेना चाहिए। सभी लोग निपट गए हैं तुम्हारे, सारे मंत्री तुम्हारे निपट गए हैं कवासी लखमा जोड़ तोड़ करके, और कई हजार बकरों की आत्माएं वहाँ पे मंडरा रही हैं। उसके बाद वो जीते हैं कवासी लखमा जी। और 2 छोटे मंत्री जीते हैं जिनका कोई वजन नहीं था पिछली सरकार में, जितने ताकतवर थे सारे के सारे निपट गए हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगुवा थे उस मंत्रिमंडल के जिसने आदिवासी ग्राम सभा के हक को छीना। इस बात को हम बार बार उठा रहे हैं, आज कोई सरकार हट जाने से बदल जाने से नहीं उठा रहे हैं, इसको हमने बार बार उठाया है। हमने हसदेव के आंदोलन करने वाले आलोक शुक्ला का इंटरव्यू 1 से ज़्यादा बार किया, हर बार उठाया हमने, 3 बार 4 बार हमने अरविंद नेताम का इंटरव्यू किया, हर बार इस बात को उठाया। हमने मनीष कुंजाम का इंटरव्यू किया, उसमें इस बात को उठाया। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए और राहुल गांधी इस बात को जान ले कि राहुल गांधी नेतागिरी के भाषण करते हुए जितना घूमते हैं, खुद उनकी पार्टी की सरकार में उनकी बात की धेला कदर नहीं होती है। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक, थोड़ा ज़्यादा कड़ा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आप गवाह हैं ना सब चीज़ों के। कांग्रेस के खिलाफ इतना बोल रहा हूँ तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? तो मैं आपको बतला दूँ, ये बात जो है इसका कोई सीधे सीधे इस कांकेर लोकसभा सीट से लेना देना नहीं था, लेकिन आज चूंकि ये बात खत्म हो रही है और लोकसभा के चुनाव सामने हैं, तो कांग्रेस को इस बात को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के कैबिनेट ने आदिवासियों से उनकी ग्राम सभाओं के इलाकों के हक को छीन लिया था। जो राहुल गांधी बोलते रहे, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की सभाओं में बोलती रही कि हम 6ठी अनुसूची लागू करने की सिफारिश करेंगे। खैर, आदिवासियों ने मौका भी नहीं दिया, न मध्य प्रदेश में, न छत्तीसगढ़ में, न राजस्थान में मौका ही नहीं दिया किसी ने। आप क्या 6ठी अनुसूची लागू करोगे? लेकिन हमने बार बार अपने आधा दर्जन इंटरव्यू, वीडियो रिपोर्ट और 1 दर्जन एडिटोरियल में जिस मुद्दे को पिछले 2 साल में उठाया है, उसको मैं केवल दोहरा रहा हूं अभी, कि जिस कैबिनेट ने ये किया है, आदिवासियों के हक छीने हैं, तकरीबन पूरी कैबिनेट निपट गई है। आप अपना जाने, जो आपको ध्यान है, एक किसी ने कहा था मरी चाम की खाल से लौह भस्म हो जाए। जो धौंकनी रहती है लोहार की जी, वो जानवर के, मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है, उसकी धौंकनी की आग से लोहा भस्म हो जाता है। ये तो जिंदा आदिवासी हैं। सोच लेना अगले चुनाव के पहले। फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हों तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। आपको लगता है कि हम सच बात बोलते हैं, खरी बात बोलते हैं, तो इसके लिंक को दोस्तों तक भी बढ़ाइएगा, कहीं और पोस्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं।